सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस IIT जेम मैकेनिक्स सीरीज 2025 और आज है हमारा लेक्चर नंबर 16। ओके, सो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स, और आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 2 है और सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर 16 है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने हाइड्रोस्टेटिक तक की बात कर ली थी और यहाँ तक की जो असाइनमेंट है मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल चुका हूँ। ठीक है, तो इन केस अगर मैसेजेस ऊपर चले जाते हैं तो आपकी सहूलियत के लिए हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही, टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर ही एक ड्राइव लिंक बना रखी है। तो उस ड्राइव लिंक के अंदर जाके आप अभी तक मैकेनिक्स के जितने भी असाइनमेंट डाले गए हैं वो सारे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। उनके सॉल्यूशन भी वहाँ पे एक फोल्डर के अंदर डाल रखे हैं, तो वो आप हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिकली फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अपने फ्लूइड स्टैटिक को एनालाइज किया था, अब बारी है डायनेमिक या फिर मोशन के अंदर फ्लूइड होगा तो उसकी एनालाइजेशन अपन किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो हमारा टॉपिक है फ्लूइड डायनेमिक्स। मतलब क्या? मोशन ऑफ फ्लूइड, बस इसी को स्टडी करना है। सो जनरली ऐसा होता है ना कि न्यूटन्स लॉज को अगर अपन यूज करके फ्लूइड की डायनेमिक्स को समझें तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट अप्रोच हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ फ्लूइड की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे और कुछ एजम्पशन यूज करेंगे और उनकी हेल्प से अपन फ्लूइड की डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज कंपेरेटिवली इजियर अप्रोच फॉर अस। ठीक है, सो क्या क्या एजम्पशन होगी सर फ्लूइड के बारे में? हमारी क्या क्या एजम्पशन होगी? पहली चीज, हम जब अभी फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो अभी किसी भी टाइप का फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा उसके अंदर। सो हमारा जो फ्लूइड होगा दैट वुड बी नॉन विस्कस। सेकेंड चीज क्या होगा, हमारा फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो स्टडी होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइन को क्रॉस करके किसी और जगह पे जाने लग जाएगा। सो आवर फ्लूइड मोशन वुड बी ऑन स्टडी मोशन। तीसरी चीज, इट वुड बी नॉन रोटेशनल। और चौथी चीज क्या है कि इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि आप लिक्विड का ये अपना वॉल्यूम चेंज ये नहीं करेगा, आप इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होने वाला अपने इस लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर, इन कुछ अजम्पशन के बेसिस के ऊपर अपन फ्लूइड की डायनेमिक्स को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी चीज है। क्या कि मास का कंजर्वेशन। यानी अगर आप देखते भी होंगे अपने घर के अंदर, आप पाइप जो होता है आपका जिससे आप पौधों में पानी देते हैं, तो अगर आप उसके सिरे का एरिया कम कर देते हैं बाय योर यूजिंग योर थंब, तो मान लीजिए पहले फ्लो आराम से आ रहा था, जैसे ही आपने अपना थंब लगाया तो एरिया छोटा हो गया, तो उसकी वजह से स्पीड तेज हो जाती है। तो आप देखते होंगे कि अब जो पानी की धार है वो ज्यादा दूरी तक जा पा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ चुकी है। सो दैट इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हो क्या रहा है, कैसे ये काम करता है, कैसे उसकी स्पीड चेंज हो जाती है? सो उसका रिलेशन होता है A1V1 बराबर A2V2, यानी एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितना एरिया कम होगा वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आई? और ये आता कैसे है? दिस कम्स फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी अगर इस पाइप के अंदर जिसके दो सिरे हैं, एक सिरे का एरिया A1 है, दूसरे सिरे का एरिया A2 है, तो अगर यहां से टी टाइम के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अंदर एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एग्जिट करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो लिक्विड कंप्रेस हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी अजम्पशन ही कहां से स्टार्ट होती है कि फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इन दैट केस अगर वो इनकम्प्रेसिबल है मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो जितना वॉल्यूम इसके अंदर एंटर किया क्या उतना ही वॉल्यूम इसके अंदर एग्जिट करना चाहिए। तो मान लीजिए टी टाइम के अंदर टी टाइम के अंदर टी टाइम के अंदर यहाँ पे कुछ वॉल्यूम एंटर किया, तो वो क्या होगा, एरिया इनटू टी टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस चला। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी v1 है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v1t। और यहां पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A2 इंटू V2t। क्या ये वॉल्यूम इंटर और एग्जिट करने वाला वॉल्यूम क्या इक्वल होना चाहिए? सो A1V1t दिस इज एंटरिंग वॉल्यूम और A2V2t दिस इज एग्जिट वॉल्यूम। टी से टी कर गया, क्या आया, A1V1 बराबर A2V2, विच इज ओवर, दिस इज ओवर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या बात समझ में? बहुत सिंपल सी चीज है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या है ये, मास कंजर्वेशन ऑफ मास है बेसिकली। ठीक है, जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में एक सवाल था जो मैंने आपको रिसेंट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि मेरे से आइजर
पुणे के अंदर पूछा गया था। ठीक है, क्या सवाल था कि आपकी जो वाटर टैप है, आपकी वाटर टैप से पानी गिर रहा है और ऐसा अपन ने उसको इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है कि वो जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन है। ऐसा होता है ना कि अगर तेज खोल दिया तो पानी स्प्रिंकल्स की तरह निकलता है, चारों तरफ दिशाओं में चलता है, बट अगर उसको थोड़ा सा ही खोला है अपन ने तो पानी एक धार के साथ बहता है नीचे की तरफ, और उसको देख के ऐसा लगता है कि ये रुका हुआ है या चल रहा है ऐसा, तो उसको बोलते हैं बस स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो हम क्या देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि ऊपर का सिरा बड़ा होता है, नीचे जाते हैं तो वो छोटा होता जाता है। ठीक है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो आपके वहां पे घर पे भी। ठीक है, तो रीजन क्या है इसका कि यहाँ पे सिरा मोटा है और नीचे वाले सिरे पे छोटा है, तो इसका क्या रीजन है? रीजन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्यों सर? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, क्या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से जब यही लिक्विड का वॉल्यूम नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए। अगर स्पीड बढ़ गई तो एरिया क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसका मतलब ऊपर वाले हिस्से का एरिया कम होगा कंपेरेटिवली, ऊपर वाले हिस्से का एरिया ज्यादा होगा कंपेरेटिवली नीचे वाले हिस्से का। क्यों? बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटेशन, v2 इज ग्रेटर देन v1। क्या बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप इस नेचर के अंदर होने वाले फिनोमेना को भी आप मैथमेटिकल के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, और इसी टाइप की चीजें आपको इंटरव्यूज के अंदर पूछी जाती है। राइट, चलिए नेक्स्ट चीज है, अब स्टार्ट करते हैं एक थ्योरम से, दैट इज बर्नौली थ्योरम। तो क्या है बर्नौली थ्योरम? पहली चीज हमारी उन्हीं अजम्पशन के लिए जो अपन ने फ्लूइड के लिए मानी है, कौन सी? नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, सो अपन ने इसको एक पाइप के थ्रू भेजा है किसी लिक्विड को, जिसका एरिया भी चेंज हो रहा है और उसकी हाइट भी अपन डिफरेंट डिफरेंट रख रहे हैं। तो बर्नौली थ्योरम क्या है? बर्नौली थ्योरम बेसिकली एक एनर्जी कंजर्वेशन ही है। क्या कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर होगी। सो टोटल कंजर्वेशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इन तीनों का सम होगा हमारा टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। और प्रेशर एनर्जी कितनी होगी? pv। ठीक है, सो दिस कंबाइंड इज ओवर टोटल एनर्जी। अगर पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है तो v से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये क्या रहती है? कंजर्व रहती है। यही हमारी क्या है? बर्नौली थ्योरम। ठीक है जी, इसके एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं धीरे से। तो क्या एप्लीकेशन है? तो एक सवाल के थ्रू अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या है सवाल? कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट ए एंड बी इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1200 kg per meter cube and cross section of A is 1 centimeter square and cross section of B is 20 millimeter square। देखिए, अगर मैथमेटिकल देखें, काउंट से देखें, अगर अपन डिजिट वाइज देखें तो ये बड़ा दिख रहा है, बट अगर आपने यूनिट मिस कर दी तो आप यहाँ पे गलती कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट है वो mm² है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। कौन बड़ा होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा होगा। ठीक है, सो द पॉइंट ए एंड बी आर इन सेम प्लेन। ओके, सेम प्लेन इसका मतलब क्या है कि इसकी हाइट भी वही है जो इसकी हाइट है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। द स्पीड ऑफ द लिक्विड एट ए इज 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि इसकी स्पीड दे रखी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है? बी के ऊपर या फिर इसके अंदर प्रेशर डिफरेंस आपसे पूछा है। सो प्रेशर डिफरेंस यानी पी ए माइनस पी बी, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए। पता नहीं ये लैग क्यों कर रहा है इतना। लेट मी सी। चलिए ठीक है जी, तो कैसे करेंगे? यूजिंग बर्नौली थ्योरम। लगता है जो वेबकॉम है वो सडन से सिंक नहीं। आप इस सवाल को ट्राई कीजिए जब तक, मुझे जस्ट 5 मिनट चाहिए आपके पास। अब ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे? यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए पी ए, यहाँ पे प्रेशर कितना है? पी बी। सो
बर्नौली बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, इनिशियल के अंदर प्रेशर मान लीजिए पीए प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की टर्म लिखूंगा तो क्या आएगा, हाफ रो वी ए का स्क्वायर प्लस रो जी एच। क्या इन दोनों की सेम है, अगर ये सेम प्लेन के अंदर है तो मान लीजिए एच हाइट के ऊपर है, लेकिन दोनों एच हाइट के ऊपर होंगे, सो रो जी एच इक्वल टू हाफ, सॉरी प्रेशर, प्रेशर वाली टर्म लिखेंगे पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच। क्या रो जी एच से रो जी एच कट गया, पी ए माइनस पी बी हमसे पूछा गया है, सो पी ए माइनस पी बी वुड बी इक्वल टू हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस हाफ रो वी ए स्क्वायर। क्या यहां तक सही है? अब आप एक काम कीजिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करके वीबी की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। व्हाट वुड बी वीबी? जल्दी से फटाफट से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कीजिए और वीबी की वैल्यू निकालिए। चलिए फटाफट से कीजिए। हुआ? जल्दी। मैं जब तक थोड़ा सा मेरे पेन टेप का सेटअप कर लेता हूँ। हम्म। डन हुआ? अब जो आपके पास वी बी की वैल्यू आई है, अब उस वी बी की वैल्यू को फटाफट से इस बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली थ्योरम वाली इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए और आपके पास अब क्या आएगा, पी ए माइनस पी बी, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए जल्दी से। जैसा कि ड्राइवर जो होता है वो अपडेट हो गया है, तो पुराने ड्राइवर की वजह से अब दिक्कत आ रही है। उसको अपडेट करके चलिए जब तक अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। सो ए वन कितना है अपने पास, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाएंगे यार, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू वी वन कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू, दूसरे के अंदर बी सेक्शन के अंदर एरिया कितना है 20 मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना आएगा 10⁻², इंटू इसकी वेलोसिटी अपने को निकालनी है तो v। ठीक है, तो यहां से एक जीरो से एक जीरो उड़ा दें, ये 100 1/100 उधर जाएंगे तो 100 हो जाएंगे, 100/2 मतलब 5, सो v कितना है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या सेम आया सभी का? क्या आप सभी का भी v जो है वो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड आए, तो यहाँ पे vb की वेलोसिटी आ गई अपने पास 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अपने को प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो प्रेशर डिफरेंस कैसे करेंगे, तो वहां पे जो वैल्यूज है अपने पास वो दे रखी है, वो अपन पुट कर देते हैं। सो हाफ रो वी बी यानी कितना 50 का स्क्वायर माइनस वी ए कितना 10 का स्क्वायर। तो चाहो तो इनका स्क्वायर करके आप घटा भी सकते हो या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो सीधा। तो क्या होगा 50 + 10 यानी 60, 50 - 10 यानी 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया 30, 1200 इंटू रो।
तो आपके पास यहाँ जो लिक्विड दे रखा है उसका डेंसिटी आपको दे रखा है 1200 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लिक्विड की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 1200 इंटू 1200 kg पर मीटर क्यूब। अब ध्यान रखने वाली बात क्या थी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर को वापस मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि सारी यूनिट्स एसआई में होनी चाहिए। या तो आप रो को बदलो या फिर आप यहाँ से वेलोसिटी की जो यूनिट है सेंटीमीटर वाली उसको बदलो। तो यहाँ पे स्क्वायर एच का मतलब 10 की घात कितना होगा -4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की घात -4 से कितना आ गया 144 पास्कल। यानी जी तो इस तरीके से आपको इस सवाल को करना है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे बर्नौली थ्योरम यूज होती है। तो पहली चीज, पहला एप्लीकेशन आप कहाँ देख सकते हो नेचर के अंदर, कि जब दो बोर्ड्स हैं वो क्लोजली अगर चल रही है, ठीक है, बोर्ड्स का कंपटीशन देखा होगा या फिर कहीं पर भी देखा होगा, तो अगर दो बोर्ड्स क्लोजली एक दूसरे के साथ साथ पैरेलल के अंदर चल रही है तो ये देखा जाता है कि वो दोनों आपस में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, नॉट बिकॉज ऑफ द कूलम्बिक अट्रैक्शन। ये हो रहा है किसकी वजह से, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा, एरोप्लेन के जो अपथ्रस्ट मिलता है उसको वो किस तरीके से मिलता है, इसके अंदर भी बर्नौली थ्योरम यूज होती है। तीसरा, एटोमाइजर जो आपने देखा होगा जिससे आप नाई की दुकान पे भी जाते हैं तो वो स्प्रे करता है, जिससे वो कैसे काम करता है, वो भी बर्नौली थ्योरम के थ्रू ही काम करता है। और जो आपके आंधी वगैरह तूफान वगैरह आते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है कि जो विंडशील्ड्स होती है ऊपर चद्दर जो होते हैं वो उड़ जाते हैं। तो वो क्यों उड़ जाते हैं, उसके पीछे भी कौन है, बर्नौली थ्योरम ही जिम्मेदार है। और आपने वो भी देखा होगा कि जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट के अंदर बॉल स्पिन वगैरह करती है एयर के अंदर, मूव करती है इधर से उधर, वो क्या होता है, वो मैग्नेस इफेक्ट होता है। और वो मैग्नेस इफेक्ट भी किसकी वजह से होता है, बर्नौली थ्योरम की वजह से होता है। और वेंचुरी मीटर का भी यूज होता है। वो वेंचुरी मीटर किस तरीके से काम करती है, कैसे अपन किसी भी लिक्विड के फ्लो की स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो उसका यूज कहाँ होता है, वेंचुरी मीटर में होता है। वेंचुरी मीटर भी किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, बर्नौली थ्योरम के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। ठीक है, तो वन बाय वन इनको अपन क्लोजली देखेंगे, इसके अंदर कैसे फिजिक्स लग रही है, ताकि आप रियल लाइफ के अंदर भी इनको देख सके। तो मेन पर्पस यही है कि आपको फिजिक्स के साथ रूबरू कराना। सो ये 6 से 7 एप्लीकेशंस मैंने सॉर्ट आउट करे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे मूविंग फ्लूइड को आप बर्नौली थ्योरम की तरह समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अट्रैक्शन बिटवीन टू क्लोजली पैरेलल मूविंग बोर्ड्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बोर्ड्स है वो मूव कर रही है, दोनों की वेलोसिटी सेम है मान लीजिए, और लिक्विड जो फ्लो कर रहा है वो v वेलोसिटी के साथ इनकी अपोजिट डायरेक्शन अंदर फ्लो कर रहा है। सो जो इनके क्लोजली है, अगर मान लो ये बहुत पास पास है, तो अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर बैठ जाऊं, ए बोर्ड के ऊपर अगर मैं बैठ गया, तो यहाँ पे लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी कितनी है v, यहाँ पे लिक्विड के फ्लो की वेलोसिटी कितनी है v। ठीक है, अगर मैं इस बोर्ड के ऊपर बैठ गया तो मेरे रेस्पेक्ट में यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 2v हो जाएगी, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v। क्या यहाँ पे दोनों के अंदर वेलोसिटी का डिफरेंस आया, यहाँ पे लिक्विड तेज चल रहा है, यहाँ पे लिक्विड सेम स्पीड के साथ चल रहा है। सो जहां पे वेलोसिटी ज्यादा, क्या वहां पे प्रेशर कम, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। कैसे सर, क्योंकि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच क्या होता है, कांस्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट है और अगर ये बढ़ रहा है, काइनेटिक वाला टर्म यानी स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों आपस की क्या है, रेसिप्रोकल टाइप के हैं। एग्जैक्टली नॉट, बट इन थ्योरेटिकल वे अपन बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पे प्रेशर कम, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा। प्रेशर ज्यादा है तो आप क्या, ये बोट क्या करेगी, इधर से इधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो ये यहाँ से शिफ्ट होगी और दोनों ऐसा फील होगा कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रही है। बट ये अट्रैक्शन कूलम्बिक अट्रैक्शन नहीं है, दिस इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम, इस वजह से वो क्या कर रही है, इधर की तरफ उनके पास एक थ्रस्ट मिल रहा है, उनको एक फोर्स मिल रहा है, इधर भी एक फोर्स मिल रहा है, और ये दोनों आपस में जाके मिल जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, बर्नौली थ्योरम काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल, दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। तो आपने एरोप्लेन देखा होगा, ठीक है, एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, तो उन विंग्स का डिजाइन इस तरीके से बनाया जाता है ताकि उनके ऊपर वाले हिस्से पे, ताकि उनके ऊपर वाले हिस्से के ऊपर जो विंड की वेलोसिटी है वो तेज हो, विंड तेजी से निकले।
यहाँ पे विंड की स्पीड तेज हो और नीचे वाले हिस्से के ऊपर विंड की स्पीड धीरे हो। उनका डिजाइनिंग इस तरीके से किया जाता है। ऐसा करने के पीछे क्या लॉजिक है? अगर मान लीजिए यहाँ पे तेज स्पीड है, तो तेज स्पीड है इसका मतलब प्रेशर क्या होगा? कम, जैसा मैंने आपको बताया। तो स्पीड तेज है विंड की, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा। नीचे स्पीड धीरे है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। सो इस अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से आपका एरोप्लेन टेक ऑफ करता है। ठीक है। सो हम अब इनके अंदर जो की पॉइंट्स है उनको भी मैंने सॉर्ट आउट करके लिखा है ताकि आप अपने नोट्स अच्छे से बना सको। तो ड्यू टू स्पेसिफिक शेप ऑफ द विंग्स, विंड पासेस एट हायर स्पीड एट द टॉप। अगर स्पीड तेज होगी, वहां पे हायर स्पीड के साथ अगर विंड फ्लो होगी, इसका मतलब वहां प्रेशर कम होगा और नीचे वाले में प्रेशर ज्यादा होगा। ड्यू टू विच देयर इज अ अपथ्रस्ट फोर्स। और ये अपथ्रस्ट फोर्स ही क्या करता है? आपके एरोप्लेन, आपका नहीं, मतलब जो एरोप्लेन है उसको टेक ऑफ कराता है। राइट। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं, दैट इज एक्शन ऑफ एटोमाइजेशन। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी जगह किसानों को भी यूज करते हुए देखा होगा। वो जो आप इंसेक्ट स्प्रे जो होते हैं दवाई ववाई छिड़कने के लिए, तो एक यहाँ पे एक पीछे दो केन्स जैसी लगी हुई होती है और यहाँ से डंडे से ऐसे करते हैं, जिससे क्या होता है वहां पे छिड़काव होने लग जाता है। तो वो भी इसी तरीके से काम करता है। तो मैं एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाया जिसके अंदर ये वाला आपके पास ये एक पिचकारी टाइप की, पिचकारी थोड़ा सा अलग तरीके से काम करती है। पिचकारी में तो वहीं पे पानी आता है और वहीं से आप फोर्स लगा के बाहर निकाल रहे हो, तो पिचकारी एक अलग फिनोमिना है। ठीक है। बट आपका नाई की दुकान के ऊपर आप जाते हैं तो वो भी इसी तरीके से काम करता है। ठीक है। सो वर्क कैसे करते हैं वो बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे पूरी एयर रहती है और यहाँ से एक नोजल लगा के, इसको हटा दीजिए, यहाँ से नोजल लगा के एक ट्यूब नीचे जाती है पानी के इस सेक्शन के अंदर। तो जैसे ही आप इस पिस्टन को दबाते हो, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर तेज हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर तेज होगी, इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया? कम, प्रेशर घट गया। प्रेशर घट गया तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। ये लिक्विड ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर की तरफ आया और आते ही बाहर हवा के साथ बाहर निकल जाता है। और हवा के साथ बाहर निकलती क्या करता है? बौछार कर देता है। तो अगेन यहाँ पे क्या लगा? तो इनके की पॉइंट्स, मोशन ऑफ पिस्टन, जैसे ही हाई स्पीड क्या करता है? हाई स्पीड एयर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है? लो। नीचे से लिक्विड ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड राइज करना स्टार्ट हो जाता है और आपके पास क्या करते हैं? टाइनी ड्रॉप्स आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। एक और एप्लीकेशन क्या कि आपके जो चद्दर है वो उड़ जाते हैं। तो वो उन्हें उड़ने का क्या कारण है? अगेन देखो, जब तेज हवाएं चलती है तो घर की छत के ऊपर ऑब्वियसली बात है वहां पे हवाएं तेज चल रही है, बट घर के अंदर क्या कोई हवा चल रही है? नहीं। वहां पे प्रेशर वही है P0, बट ऊपर ऊपर तेज हवाओं की वजह से प्रेशर क्या कर जाता है? घट जाता है। क्यों घटा है सर? स्पीड कम होती है तो प्रेशर बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बर्नौली थ्योरम सेज व्हाट? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। सो यहाँ पे प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा। सो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एक फोर्स क्रिएट होगा और उस फोर्स की वजह से क्या हो जाते हैं? अपने चद्दर उड़ जाते हैं। इसलिए देखा होगा आपने कि अपने यहाँ पे तो होता ही नहीं है, बट जो उस साइड के एरिया के हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड स्ट्रॉम वगैरह तूफान वगैरह आते हैं, तो उनको ये बोला जाता है कि घर की खिड़कियाँ वगैरह खोल दीजिए। भले ही घर गंदा हो, बट अगर छत बचानी है तो छत बचानी है तो उस केस में आपको घर की खिड़कियाँ खोलनी पड़ेगी, ताकि नीचे अंदर का प्रेशर और ऊपर का प्रेशर दोनों सेम सेम रहे। अच्छा, खिड़की खोलने से होगा क्या? कि अंदर भी विंड फ्लो होगी। सो विंड फ्लो होगी तो अंदर भी उतना ही प्रेशर रहेगा जितना बाहर प्रेशर रहेगा। उसकी वजह से आपकी छत बच जाएगी, बट आपके घर के अंदर तबाही मच जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेस इफेक्ट। सो मैग्नेस इफेक्ट क्या है कि जो स्पिनिंग बॉल्स होती हैं, अगर बॉल को आप स्पिन कराते हुए फेंक रहे हो किसी एक डायरेक्शन के अंदर, तो यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि वो अपने हवा के अंदर, फ्लाइट के अंदर, अपनी उस ट्रेजेक्ट के अंदर थोड़ा सा मोशन करना स्टार्ट कर जाती है। लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरीके से मोशन करना स्टार्ट करती है, डिपेंडिंग ऑन द स्पिन, कि स्पिन किस डायरेक्शन में आपने किया है और किस डायरेक्शन में करते हुए फेंका है। ठीक है। तो ये आप अपने घर के ऊपर भी कर सकते हो, छत पे जाके
किसी बॉल को, छोटी बॉल जो हल्की हो थोड़ी, ये नहीं आप लेदर वाली बॉल को फेंक रहे हैं तो वहां पे मैग्नेस इफेक्ट नहीं दिखेगा उस टाइम पे, ठीक है। हल्की बॉल हो गई, तो हल्की बॉल को अगर आप ट्विस्ट करते हुए ऐसे रोटेट कराते हुए अगर डालेंगे और डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आप देखेंगे कि उसका जो पाथ है वो एक इस तरीके से पाथ जाता हुआ दिखेगा। आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, बहुत लोगों ने बनाई है, ठीक है। तो वो इफेक्ट क्या है, वो मैग्नेस इफेक्ट है। सो ये कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टेनिस के अंदर, क्रिकेट के अंदर, सोकर के अंदर। तो वहां पे जो बॉलर्स होते हैं वो बैट्समैन को कैसे चकमा देते हैं, वो इसी तरीके से देते हैं, एक सर्टेन स्पिन करा देंगे जिसकी वजह से वो हवा के अंदर ही तैरना स्टार्ट कर जाती है, इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देती है बॉल आपकी। सो उसकी वजह से वो चकमा खा जाते हैं और विकेट भी हो जाता है, ठीक है। सो अश्विन हो गया और मोहम्मद शमी हो गए, ये सब क्या करते हैं, मोहम्मद शमी तो क्या है, फास्ट बॉलर है, तो फास्ट बॉल के अंदर ही स्पिन कराता है, ठीक है। और अश्विन तो स्पिनर ही है, तो वो तो मास्टर ही है उस चीज का, ठीक है। सो आखिर ये काम कैसे करता है, तो उसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सो इन केस अगर आपने इसको किसी भी टाइप का स्पिन नहीं दिया है, ये आपकी बास्केटबॉल है, इसको आपने किसी भी टाइप का स्पिन नहीं दिया और फेंका है वी डायरेक्शन, वी स्पीड के साथ, तो ये क्या करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी और प्रोजेक्टाइल मोशन करके यहाँ पे आके गिर जाएगी। बट अगर आपने इसको स्पिन दिया, तो इसका सेकंड पार्ट देते हैं, अगर आपने इसको स्पिन दिया कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर आपने इसको स्पिन दे दिया, तो होगा क्या, इसके आसपास की अगर विंड की बात की जाए, ठीक है। सो अगर मैं इसी बॉल के ऊपर बैठ गया, इसी बॉल के ऊपर अगर मैं बैठ गया, तो विंड इस डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और अगर यहां से मैं देखूं, इस बॉल के रोटेट करने की वजह से यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v बराबर ओमेगा आर, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v बराबर ओमेगा आर। अब देखना, इन दोनों की वेलोसिटी की डिफरेंस डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो ये तो सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो दोनों को ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा और यहाँ पे वेलोसिटी कम। सो v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम, और यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे प्रेशर कम। सो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक क्या करेगी, ये जो विंड है वो एक फोर्स क्रिएट करेगी, और इस फोर्स की वजह से ये क्या करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सो जाना था ऐसे, बट इस फोर्स की वजह से, बर्नौली थ्योरम की वजह से वो कहाँ आके गिर गई, यहाँ पे। अब बैट्समैन समझ रहा था कि ये बॉल तो यहाँ पे आनी चाहिए, और ये गिर कैसे गई, यहाँ पे, क्योंकि उसने स्पिन करा दिया उस बॉल को। क्या बात समझ में, इसी को ही क्या बोलते हैं, मैग्नेस इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड मैग्नेस इफेक्ट। देखता हूँ मेरा ड्राइवर अगर डाउनलोड हो गया हो तो। आई नो मुझे ये सारी चीजें पहले कर लेनी चाहिए, बट इसको पता है कि ड्राइवर अपडेट मांगेगा। हम्म, चलिए, ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, इससे काफी सवाल हमारे बनेंगे, दैट इज वेंचुरी मीटर। तो ये किस काम आता है, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो क्या काम आता है, लिक्विड के फ्लो की स्पीड को मेजर करने के लिए काम आता है। ये एरोप्लेन के अंदर भी काम में आता है, वहां पर भी इसी वेंचुरी मीटर के प्रिंसिपल से ही आप उसकी स्पीड मेजर करते हो, किसकी, एरोप्लेन की स्पीड। अब वहां तो टायर नहीं है कि टायर जितनी स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से अपन मेजर कर लें, तो वहां पे कौन काम आता है, वहां पे लिक्विड के फ्लो, जो एयर है गैस है, तो उसके फ्लो की वजह से, उस फ्लूइड की वजह से, फ्लूइड के फ्लो की वजह से अपन क्या करते हैं, वेंचुरी मीटर की हेल्प से वहां पे उस पर्टिकुलर एरोप्लेन की स्पीड को मेजर करते हैं, ठीक है। सो क्या करते हैं काम, तो आपके पास ये पूरी वेंचुमीटर का सेटअप है। तो इसमें क्या होता है कि ये बड़ा सेक्शन है, बड़ी ट्यूब है, बड़ा हिस्सा है, इसका एरिया बड़ा है, और यहाँ पे छोटा एरिया है। तो दोनों जगहों पे स्पीड अपन को कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं बेसिकली, तो हमने क्या किया, दो छेद बनाए यहाँ पे, और उन दोनों छेदों के अंदर दो ट्यूब लगा दी। सो यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक हाइट, एक सर्टेन हाइट के ऊपर लिक्विड राइज होगा, यहाँ पे एक सर्टेन हाइट के ऊपर लिक्विड राइज होगा। तो अब इन लिक्विड के राइज के अंदर जो डिफरेंस होगा हाइट का, उसकी हेल्प से अपन किसी भी एक सेक्शन के अंदर वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। सो यूज क्या करेंगे, बर्नौली थ्योरम। सो मान लीजिए यहाँ पे अपन ने, इसकी हाइट कुछ होगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर अपन इस जगह पे और इस जगह पे बर्नौली थ्योरम लगाएं, सो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर पी ए प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर। अगर मैं इसी प्लेन के ऊपर लगा रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ये अगर हमारा क्या है, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमारा ग्राउंड है,
तो यहाँ पे प्रेशर कितना पी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हाफ रो वी वन स्क्वायर, यहाँ पे प्रेशर कितना पी वी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हाफ रो वी टू स्क्वायर। सो दोनों इक्वेट हो गई, रो जी एच जीरो है क्योंकि हमारा लेवल ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जीरो लेवल यहीं पे है। सो पी वन माइनस पी टू बराबर कितना हो गया, हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे प्रेशर कितना, सो पी नॉट प्लस यहां से यहां तक की हाइट, तो मान लीजिए यहां से यहां तक की हाइट है एच वन, तो प्रेशर कितना हो गया पी ए पर, पी नॉट प्लस रो जी एच वन, ठीक है। और यहाँ पे अगर प्रेशर की बात पूछी जाए तो पी नॉट प्लस रो जी एच टू, तो पी नॉट प्लस रो जी एच टू, दोनों को डिफरेंस लिया तो पी नॉट से पी नॉट कट गया, रो जी एच वन माइनस एच टू, तो यहां से यहां तक की डिफरेंस कितना है, एच है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्या लिख दिया है, रो जी एच बराबर किसके, हाफ रो वी स्क्वायर से। और यहाँ से आप हाइट कैलकुलेट करके ये मेजर कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या वेलोसिटी है वगैरह सारी चीजें, ठीक है जी। चलिए अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की। सो वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो अगर आपके पास कोई बीकर है, कोई बड़ा सा टैंक है, उस टैंक के अंदर आपने किसी भी हाइट के ऊपर एक होल कर दिया, तो उस होल की वजह से क्या होगा, पानी बाहर आएगा। अब ये पानी जो बाहर आ रहा है उसकी स्पीड कितनी होगी, अब अगर ये स्पीड v से आ रहा है तो ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर जाके गिर रहा होगा, उसकी हाइट कितनी है, मैक्सिमम अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपको छेद कहां पे करना चाहिए। तो इस टाइप के सवालों का जवाब आज अपन निकालेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स का मतलब क्या है, बेसिकली ये जो आपका टैंकर है उसके अंदर आप कहाँ पे छेद करोगे और उसकी वजह से वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, और ये कितनी रेंज तक गिरेगा, किस हाइट तक इसको छेद करना चाहिए ताकि आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आए। तो इन सारे सवालों को अपन आज सॉल्व करेंगे। सो वन बाय वन मैंने सारे सवाल लिख दिए हैं। क्या पहली चीज कुछ नोट करने वाली, सो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो पहले बताता हूं कि ये वेलोसिटी होगी क्या। तो देखिए क्या यहां से लिक्विड बाहर निकलेगा तो यहाँ पे प्रेशर कितना पी नॉट, यहाँ पे प्रेशर कितना पी नॉट, यहां से यहां तक नीचे गया तो अंदर की तरफ प्रेशर कितना पी नॉट प्लस रो जी एच, अगर ये हाइट एच है तो है ना। सो अगर मैं इस छोटे से सेक्शन के अंदर बर्नौली थ्योरम लगाऊं इसमें और इसमें, तो होगा क्या, पी नॉट प्लस रो जी एच, ये आपका प्रेशर वाला हो गया, प्लस यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इनसाइड के अंदर आपका जो लिक्विड है वो रुका हुआ है, सो जीरो प्लस, ठीक है। और यहाँ पे अगर यही अपना लेवल है तो यहाँ पे लेवल अगर अपना यही है, ग्राउंड लेवल यही है, तो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म कितना आ जाएगा, जीरो। और यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रेशर पी नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है, जीरो। तो v बराबर क्या आ गया, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो v कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। तो यहाँ से क्या दिखा आपने को, जो आपकी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड है जो यहाँ से आउट साइड आ रही है, ठीक है, सो वो वेलोसिटी क्या कर रही है, सिर्फ हाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है कि किस सर्टेन डेप्थ के ऊपर, किस सर्टेन डेप्थ के अंदर आपने जाके होल किया है, ठीक है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अगर यहाँ पे होल किया तो ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी, h, सो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, v बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2g कैपिटल H। सो h अगर ग्रेटर देन है h से, इसका मतलब v बॉटम वुड बी ग्रेटर देन v टॉप, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द डेप्थ, कि कितना डेप्थ पे जाके आप छेद कर रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि इसकी डेंसिटी क्या है, इसके नेचर के ऊपर भी कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, और एरिया ऑफ होल के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना डीप जाके आप छेद कर रहे हो, ठीक है या नहीं। तो अब अपन कुछ सवालों के जवाब निकालेंगे। पहली चीज, टाइम टेकन टू रीच द बेस लेवल, कि इस लिक्विड को यहां से जब ये छूटा, यहां से इस छेद से निकले तो इसको नीचे बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो सेम आराम से आप निकाल सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन अपन किया था, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसके ऊपर जी लगेगा। अगर सर्टेन स्मॉल वॉल्यूम अपन ने लिया लिक्विड का, एक ड्रॉप की बात करें अगर, तो यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन में जी।
तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी हाइट कितनी मान लेते हैं अपन, h1 मान लेते हैं, तो 2h1 अपॉन में g, सेम जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता था, तो ये सेम वैसा ही रहेगा। दूसरा सवाल क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस वाटर विल हिट, किस डिस्टेंस के ऊपर जाके आपका वाटर हिट करेगा। तो अगेन वही प्रोजेक्टाइल मोशन वाले कंसेप्ट, तो रेंज निकालनी है आपको। तो रेंज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है v, और इसके नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है, √2h/g। तो रेंज कितनी हो जाएगी, r इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू √2h1/g। तो मैं नए पेपर के ऊपर लिख देता हूँ इनको, आई डोंट नो ये क्यों इतना लैग कर रहा है, इस हिसाब से तो मेरी वीडियो भी बहुत लैग कर रही है। ठीक है, तो क्या है आपके पास, वेलोसिटी आपके पास आ चुकी है √2gh। ठीक है, और जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, मान लीजिए उस बीकर की टोटल हाइट कैपिटल एस थी। ओके, यहाँ पे आपने छेद किया, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और यहाँ से लिक्विड आपका फ्लो होके बाहर निकल रहा है। तो टी बराबर क्या होगा, √2h-h अपॉन में जी। तो अगर रेंज आपसे पूछे, रेंज वो कितना होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना हो गया, √2gh √2h माइनस h अपॉन में जी। तो 2 बाहर आ जाएगा 2, और जी से जी कैंसिल हो गया, अंदर क्या बच गया, √h ब्रेकेट कैपिटल H माइनस h। दिस इज आपसे एक और सवाल इसी के अंदर पूछा जाए कि वो मैक्सिमम या फिर वो डेप्थ बताइए जिसके लिए आपकी रेंज मैक्सिमम, वो डेप्थ बताइए जिसके लिए आपकी रेंज मैक्सिमम हो, तो आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। सो डी आर अपॉन में डी एच कितना होगा, 2 × 1/2 √h ब्रेकेट h माइनस h। अब अंदर डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, h माइनस 2h बराबर किसके रखोगे, जीरो के। तो यहाँ से आपके पास h माइनस 2h की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। सो h वैल्यू कितनी आ गई, h/2। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपको जो होल है वो कहाँ पे करना चाहिए, एग्जैक्ट सेंटर के अंदर। तो अगर ये लिक्विड की हाइट है, ये अगर लिक्विड की हाइट है, तो आपको सेंटर के अंदर होल करना चाहिए ताकि आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम हो सके। क्या बात समझ में आई, चलिए आगे क्या सवाल था, एट व्हाट हाइट द रेंज विल बी मैक्सिमम, तो ये अपन जान ही चुके हैं। और टैंकर खाली होने में कितना समय लगेगा, तो ये मैंने एक प्रॉब्लम भी दे रखी है, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे तो उस टाइम आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, राइट। चलिए अब कुछ सवाल है, एक सवाल है, एक सवाल कर लेते हैं, कुछ सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये असाइनमेंट 1 है जो मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भेज चुका है। तो क्या सवाल है, इफ प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ लेक इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द लेक। क्या बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए ये आपकी लेक है, द प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ द लेक, तो अगर मान लीजिए ये हाफ है, दिस इज h/2, ठीक है। द प्रेशर एट द हाफ द डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू, तो यहाँ पे प्रेशर कितना है पहले वो बता देते हैं, हाफ HAL इज व्हाट, P0 प्लस h/2 ρg, राइट। और ये क्या है, 2/3 ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक। बॉटम पे कितना प्रेशर होगा, बॉटम पे प्रेशर होगा P बॉटम P0 प्लस h ρg, ठीक है। अब आपको इनके बीच में रिलेशन दे रखा है, सो P हाफ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ P बॉटम। सॉल्व कर लीजिए, तो P हाफ कितना है, P0 प्लस h/2 ρg, और P बॉटम का 2/3, तो कितना हो गया, P0 प्लस h ρg। तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा,
सो यहाँ पे आपके पास है पी नॉट, यहाँ पे आपके पास है कितना h/2 रो जी, और इधर कितना है 2/3 पी नॉट प्लस 2/3 h रो जी। सो h रो जी इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/3 माइनस 1/2 h रो जी, और इधर कितना आ गया p0/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा लगभग 4 माइनस 3 1/6 h रो जी बराबर p0/3। तो यहाँ से हाइट कितनी आ गई t2 2 p0 अपॉन में रो जी। तो 2 p0 की वैल्यू कितनी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵ कितना है वाटर माने, so 10⁻⁴ और 10 मान लीजिए ये 20 so योर लेक वुड बी 20 ठीक है। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं। टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम when suspended in water from arm of a balance. The mass of one body is 36 gram and its density is 9 gram per centimeter cube. If the mass of the other is 48 gram, then its density in gram per centimeter cube would be. क्या पूछा है, दो बॉडीज हैं जो इक्विलिब्रियम है, जो इक्विलिब्रियम है वाटर के अंदर, और आपको क्या दे रखा है द मास ऑफ वन बॉडी इज 36 ग्राम एंड इट्स डेंसिटी इज 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बहुत अच्छा। इफ द मास ऑफ द अदर इज 48 ग्राम देन इट्स डेंसिटी इज व्हाट। सो देखो, अगर आपका जो बैलेंस वाला है कुछ इस तरीके से बैलेंस वाला है और इसको पूरा आपने किस में रखा है वाटर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपका तराजू टाइप का है, और एक ऑब्जेक्ट का जो दे रखा है आपको द मास ऑफ वन बॉडी इज 36 ग्राम, इसका 36 ग्राम है और इसका कितना है 48 ग्राम है। तो यहाँ पे इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, ठीक है। सो लिक्विड की वजह से इसके ऊपर दो फोर्स लगे होंगे। पहला चीज, लिक्विड की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा बायंसी, इधर भी लग रहा होगा बायंसी, और दोनों का मास जो है वो दे रखा है 36 ग्राम और 48 ग्राम। आपसे डेंसिटी पूछी है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ इसके ऊपर क्या लग रहा होगा mg, और यहाँ पे नीचे की तरफ इस पे भी क्या लग रहा होगा mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा v जी। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा नेट फोर्स, और यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा, क्या वो दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो आप क्या करोगे, इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दोगे। सो mg माइनस v रो 1g, तो यहाँ पे m1g माइनस v रो 1g इक्वल टू m2g माइनस v रो 2g। ठीक है, दोनों को इक्वल कर दिया, g g g कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे m1g मतलब इस वाले ब्लॉक का मास, इस वाली बॉडी का मास कितना है 36 ग्राम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हमें पता है नहीं, और इसकी डेंसिटी हमारे पास कितनी दे रखी है, इसकी डेंसिटी आपको दे रखी है, इसकी डेंसिटी दे रखी है 9 इक्वल टू इसका मास आपको दे रखा है 48, इसका वॉल्यूम 48 प्लस इसका वॉल्यूम कितना है V2 मान लीजिए। देखते हैं अगर सवाल के अंदर कुछ आता है तो अपन फिर उस हिसाब से एज्यूम करेंगे, और इसकी डेंसिटी अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो आप क्या करो, पहला काम वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या निकाल सकते हैं अपन, वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है, अगर दोनों का वॉल्यूम अपन सेम माने, ठीक है। सो वॉल्यूम अगर सेम है तो इन दैट केस यहाँ पे जो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अगर मैं करूँगा तो वो मास आना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई 0 इक्वल टू 48 माइनस, यहाँ पे माइनस है V2 इंटू रो। तो रो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 48 अपॉन में V। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, यहाँ पे आप वॉल्यूम अपन कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया मास अपॉन में डेंसिटी। मास कितना दे रखा है 36,
वॉल्यूम डेंसिटी कितनी रखी 994, तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे अगर मैं 48 डिवाइडेड बाई 4 करूँगा तो ये कितना आएगा 1 2, सही है। तो डेंसिटी अपने पास कितनी है 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ मिसिंग है क्या इसमें डाटा? Mass of one body is 36 gram and its density is 9 gram per centimeter cube. If the mass of other is 48 gram, its density in gram per centimeter cube. इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे जो नेट फोर्स हो रहा होगा दोनों का इक्वल हो रहा होगा, और ठीक है ओके। और कोई तरीका तो है नहीं इसको सोचने का, फिर चलिए इसको होल्ड पे रखिए एक बार, देखते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर देखते हैं इसको होल्ड। कुछ तो इन्फॉर्मेशन अगर मिस कर रहे हैं या फिर अपन कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। An inverted bell lying at the bottom of a lake 47.6 meter deep has a 50 centimeter cube of air trapped in it। तो क्या है, एक घंटी मान लो या फिर मग्गा मान लो, जो अपने नहाने वाला मग्गा होता है उसके अंदर 50 सेंटीमीटर क्यूब की एयर ट्रैप हो रखी है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये इस मग्गे को आप नीचे दबा के लेके चले जाते हो और नीचे कहाँ तक 47.6 मीटर तक, ठीक है। द बेल इज ब्रॉट टू सरफेस ऑफ द लेक, द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर विल बी। तो जैसे ही अब इस डब्बे को आप ऊपर लेके आते हो तो वॉल्यूम जो ट्रैप हो रखी थी उस डब्बे के अंदर, अब उस एयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो ये इसी से एक रिलेटेड एक सवाल भी पूछा गया था पिछले कुछ सालों के अंदर, क्या कि आपकी जो लेक है, लेक के नीचे एक बबल है, एयर बबल है, उस एयर बबल का वॉल्यूम v है। तो जब ये बबल सरफेस पे आ जाएगा तो उस केस में उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। तो ये सेम उसी तरीके से सवाल है कि नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एयर का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा कंपेरेटिवली ऑन द सी लेवल। सो सी लेवल पे जाएंगे तो ऊपर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और नीचे रहेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। सो आपको उसी कंसेप्ट से इस सवाल को करना है, एक बार ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत है इसके अंदर, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, वरना मैं इनका सोल्यूशन जो वो प्रोवाइड करा दूंगा उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो एक हिंट दे देता हूँ और ये वाला सवाल कीजिए एक बार। ए साइपन इन यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग फिगर, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फॉलोइंग इन साइफन इज 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड एस। देखो डायग्राम कुछ ऐसा था इसका, दो बीकर्स दे रखे हैं, ठीक है, और दोनों बीकर के अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, और एक साइपन है। साइपन क्या होता है, इस तरह की एक ट्यूब को बोला जाता है। इस ट्यूब से इन दोनों को कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और इनके अंदर लिक्विड भर जाएगा क्योंकि ये डिफरेंट हाइट के ऊपर है। आपसे क्या पूछा है, आपके पास दो पॉइंट है P एंड S, तो आपसे पूछा है द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन P पॉइंट एंड S पॉइंट विल बी। तो क्या प्रेशर डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट के अंदर, अगर ये दोनों के बीच में जो हाइट है वो हाइट का डिफरेंस है वो h है, क्या होगा सोचिए। देखिए यहाँ पे प्रेशर कितना P नॉट, क्योंकि ये बाहर है, क्या ये अंदर पॉइंट है क्या, नहीं ये तो बाहर है। यहाँ पे प्रेशर कितना P नॉट, प्रेशर डिफरेंस कितना P at P minus P at S will be P नॉट minus P नॉट, यानी ऑप्शन क्या होगा। थोड़ा ट्रिकी सवाल, मुझे डायग्राम देना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी के सवाल आप ट्राई कीजिएगा, मैंने और भी सवाल ऐड कर दिए हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो अपन बाकी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे क्योंकि पेन साइड हमसे चल नहीं रहा। ओके, सी यू।